गुड इवनिंग आई सर। होप मेरी आवाज मिल रही है बराबर आप सबको जी। यस सर। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जी। हाँ भाई, चलिए फिर हम लोग बात कर रहे थे बिहेवियरिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की, राइट जी। बिहेवियरिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात हो रही थी, हैं जी सर। जी। तो बिहेवियरिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का ओरिएंटेशन दरअसल हम लोग देख रहे थे, इंट्रोडक्शन देख रहे थे बेसिकली, नहीं बेसिक अजम्पशंस और अंडरलाइंग प्रिंसिपल देख रहे थे, राइट जी। बेसिक अंडरलाइंग और प्रिंसिपल देख रहे थे जी। जी सर। अब आज की जो चर्चा का विषय है वो है बेसिकली थॉरनडाइक। एक्चुअली नाम तो सुना ही होगा जी। थॉरनडाइक का नाम तो सुना ही होगा ना भाई, हैं? थॉर्नडाइक यस सर। के बगैर बीएड मुमकिन ही नहीं है सर। कहीं थॉर्नडाइक के बगैर क्या है? बीएड तो मुमकिन ही नहीं है, नाम तो सुना ही होगा। अच्छे। और हम लोगों ने थॉरनडाइक को बेसिकली इंटेलिजेंस में भी देखा, राइट। दो दो जगह देखा। एक तो हम लोग जब यूनिटी टू मल्टीपल का कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस का देख रहे थे तब भी हम लोगों ने बात करी थी, और फिर सोशल इंटेलिजेंस में भी हम लोगों ने थॉरनडाइक की बात की थी, याद है जी। याद है भाई जी। जी सर। अच्छे। तो थॉरनडाइक चूंकि एक बिहेवियरिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के मानने वाले हैं, और इंटेलिजेंस की थ्योरी इन्होंने दी, जिसमें उन्होंने 3 तरीके की इंटेलिजेंस की बात करी थी, मैकेनिकल, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल इंटेलिजेंस की बात करी थी, राइट जी। यस। हाँ। सो थॉरनडाइक की थ्योरी को बेसिकली हम लोग जैसा कि आपने पढ़ा होगा बीएड से, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी पढ़ी होगी, राइट जी। जी सर। यस सर। हाँ, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं बचपन से। उसी को हम लोग दूसरे शब्दों में हिट एंड मिस की थ्योरी भी कहते हैं, या स्ट्राइव एंड जी, स्ट्राइव एंड थ्योरी भी कहते हैं। सक्सीड की थ्योरी कहते हैं बेसिकली, यानी कोशिश करिए और कामयाब होइए बेसिकली। और ट्रायल एंड एरर, जब हम कोशिश करते हैं तो गलती होती है, और गलती से हम सीखते हैं बेसिकली। साथ ही साथ कल जब हम लोग बिहेवियरिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का ओरिएंटेशन ले रहे थे, उस दौरान हमने बात करी कि थॉरनडाइक की जो थ्योरी है उसको थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म कहा जाता है बेसिकली, राइट। थ्योरी ऑफ जी, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म कहा जाता है बेसिकली। और थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म क्यों कहा जाता है, इसका कारण भी हम लोगों ने कल देखा कि बिहेवियरिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का कहना है कि जो लर्निंग है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जी, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का कनेक्शन है ना, कनेक्शन है। और इतना बेहतर कनेक्शन बनेगा, लर्निंग उतना ही जी, लर्निंग उतना ही बेहतर होगी बेसिकली, बेहतर होगा, इंटरेक्टिव होगा, इंटरेक्टिव होगा। और जितना कनेक्शन कम होगा लर्निंग उतनी कम होगी बेसिकली। यही वजह है कि थॉरनडाइक की थ्योरी को हम लोग थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म कहते हैं, और थॉरनडाइक को हम लोग कनेक्शनिस्ट कहते हैं बेसिकली, या समटाइम्स हम लोग कनेक्टिविस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा थॉरनडाइक की थ्योरी को हम लोग थ्योरी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हैं, थ्योरी ऑफ जी, थ्योरी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हैं बेसिकली, है ना, थ्योरी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहते हैं। इसके अलावा एसआर बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। एसआर बॉन्ड थ्योरी का भी मतलब है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी, अर्थात स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो बॉन्ड है, जो संबंध है, जो रिलेशन है, वही बात वाजे कर रहा है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी उत्तेजना और व्यवहार के बीच की जो संबंध है वो जितना मजबूत होगा लर्निंग उतना ही बेहतर होगी, और संबंध जितना कमजोर होगा लर्निंग उतना ही जी, लर्निंग उतना ही वीक होगी बेसिकली। इसलिए इस थ्योरी को हम लोग एसआर जी, एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, यानी कि एस और आर के बीच में अच्छा बाउंडेशन है। बिल्कुल, जितना एस और बॉन्ड के बीच में जितना बॉन्ड एस और आर के बीच में बॉन्ड जितना स्ट्रेंथन होगा,
जितना मजबूत होगा लर्निंग उतना ही बेहतर होगी। और इस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो संबंध है जितना ही कमजोर होगा लर्निंग उतना ही कम होगी। इसके अलावा हम लोगों ने बात करी ही जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अर्थात एजुकेशन में जब से आए हैं तब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, यानी कि हिट एंड मिस की थ्योरी, या स्ट्राइव एंड सक्सीड की थ्योरी बेसिकली, है ना। सर देखिए, कुत्ता बिलाई हम नहीं करेंगे इस थ्योरी में। आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया और बिल्ली को दरवाजा खोलना सिखाया बेसिकली। हम इन सब मुद्दों पे आपसे बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट जो एजम्पशंस है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम उस पे चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी हमने बात करी कि थॉर्नडाइक की थ्योरी को हम लोग थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म कहते हैं, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो एसोसिएशन है जितना बेहतर होगा लर्निंग ही उतना ही बेहतर होगी। क्योंकि बिहेवियरिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी वाले जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी बिहेवियर का, जिसको ऑब्जर्व मेजर किया जा सकता है या मापा जा सकता है, सिर्फ उन्हीं चीजों को लर्निंग मानता है। दिमाग में हमारे क्या कुछ चल रहा है इस बात से उसका कोई लेना देना इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है बेसिकली। So Thorndike felt that the learning was a matter of creating association between connectionism, between stimulus and response। यानी कि थॉर्नडाइक ने ये महसूस किया कि जो लर्निंग है बेसिकली वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का एसोसिएशन है, कनेक्शन है एक्चुअली में, और दिमाग का लर्निंग की प्रोसेस में दिमाग का कोई रोल नहीं है। यानी कि बिहेवियरिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी वाले किसी भी तरीके की कोई अजम्पशंस, कोई मान्यताएं पेश नहीं करते हैं एक्चुअली हमारी दिमाग के बारे में, हमारी मेंटल एबिलिटी के बारे में बेसिकली। सो कनेक्शनिज्म की बार बार चर्चा आ रही है। सो कनेक्शनिज्म इज अ लर्निंग थ्योरी व्हिच इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। कनेक्शन क्या है? लर्निंग की प्रक्रिया में या लर्निंग की प्रोसेस में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है जो रिलेशनशिप बनता है, जो एसोसिएशन बनता है या कनेक्शन बनता है बेसिकली, उसी चीज को हम लोग कनेक्शनिज्म कहते हैं। और कनेक्शन जितना बेहतर होगा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, लर्निंग उतना ही बेहतर होगी बेसिकली। इसका मतलब ये है कि इंसान की व्यवहार को या जानवरों के व्यवहार को जो स्टिमुलस है बेसिकली वो प्रभावित करता है एक्चुअली में, हमारे व्यवहार को रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर करता है एक्चुअली में। क्योंकि हम लोग कल भी बात कर चुके हैं कि जो स्टिमुलस है वो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, उस स्टिमुलस पे हम रिस्पॉन्स करके चीजों को उस स्टिमुलस पर हम रिस्पॉन्स करके चीजों को सीखते हैं एक्चुअली में, है ना। तो जाहिर है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हर चीजों को हम रिस्पॉन्स नहीं करते। इज इट राइट और नॉट? हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती है, बहुत सारी इवेंट होता है, लेकिन क्या हम सारी इवेंट्स के बारे में जानकारी रख पाते हैं? क्या हम सारी इवेंट्स को जानना चाहते हैं? नहीं जानना चाहते हैं एक्चुअली। हम सिर्फ उन्हीं चीजों को जानना चाहते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए आवश्यक है, वरना हम तमाम चीजों को नहीं जानते हैं बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आप लोग जितना अवेयर हैं उतना गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं, लेकिन उन पॉलिसीज के बारे में आप उतना अवेयर नहीं है, क्योंकि वो आपके उतना काम का नहीं है। एनईपी आपके बहुत काम का है, इसलिए आप में से अधिकतर लोग उससे अवेयर है एक्चुअली में। तो स्टिमुलस मजबूर करता है इंसान को रिस्पॉन्स करने के लिए, और इंसान मजबूर इस बात से होता है कि जो स्टिमुलस है वो इंसान को कितना मजबूर कर रहा है रिस्पॉन्स करने के लिए, यानी कि वो स्टिमुलस कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, कितना फायदेमंद है। इस बात से जाहिर होगा कि इंसान रिस्पॉन्स करेगा या नहीं करेगा बेसिकली। इज इट राइट और नॉट? यस सर। अब थ्योरी के अंदर ये तो जनरल बात थी जो कि कल भी हुई थी। थ्योरी के अंदर थॉर्नडाइक ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसको हम लोग कहते हैं लर्निंग कर्व बेसिकली।
अच्छा एक बात बताइए कि जब हम लोग बच्चे थे तो कोई पैराग्राफ अगर दिया जाता था लिखने के लिए तो आज जितना जल्दी लिख लेते हैं, जितना एक्यूरेसी के साथ लिख लेते हैं, क्या बचपन में भी हम लोग इतना ही जल्दी और इतना ही एक्यूरेसी के साथ लिख लेते थे? जी नहीं लिखते थे, बिल्कुल नहीं हो पाता था एक्चुअली में। मतलब ये हुआ कि अगर बचपन में आप एक पैराग्राफ लिखने के लिए 20 मिनट लेते थे, धीरे धीरे इसी पैराग्राफ को लिखने के लिए 18 मिनट लगने लगा, फिर 16 मिनट लगने लगा, एक बात कह रहे हैं, फिर 12 मिनट लगने लगा, और धीरे धीरे हमारे अंदर एक्यूरेसी आती गई और कम समय में हम उस पैराग्राफ को लिखने लगे। लिखने लगे बेसिकली। उसी तरीके से जब थॉर्नडाइक ने अपनी एक्सपेरिमेंट में बिल्ली पे जब एक्सपेरिमेंट किया तो बिल्ली ने पहली बार जो टाइम लगाया था पिंजरा को खोलने में, याद है? बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया गया था, भूखी बिल्ली को, और बाहर दूध डाल दिए गए थे कटोरा में, या कुछ किताब वाले लिखते हैं कि मछली का टुकड़ा डाला गया था एक्चुअली। याद है आप लोग को ये कहानी? जी पढ़िए इस तरीके की कहानी। यस सर। यस सर। अब सोचिए कि पहली बार बिल्ली ने दरवाजा खोलने में ऑब्वियसली ज्यादा वक्त लगाया होगा, नहीं? ऑब्वियसली ज्यादा वक्त लगाया होगा ना भाई जी। लेकिन जैसे जैसे बिल्ली को एक्सपीरियंस होता गया, जैसे जैसे बिल्ली काम करते गई, दरवाजा खोलने का काम करते गई, आपका क्या मानना है? बिल्ली को कम टाइम लगा होगा या उतना ही टाइम हमेशा लग रहा होगा? कम टाइम टाइम रिड्यूस होता रहा होगा। ऑफ कोर्स जो काम हम लगातार करते हैं, ऑफ कोर्स उस काम को करने में धीरे धीरे कम समय लगने लगता है बेसिकली। इसका मतलब है कि हर एक ट्रायल पे कुछ सेकंड हम एस्केप करते हैं, कुछ कम सेकंड लगता है काम करने में बेसिकली। इस चीज को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने जो ग्राफ दिया है वो बेसिकली लर्निंग कर्व कहलाता है। और लर्निंग कर्व के तहत थॉर्नडाइक कहते हैं कि हम इंसान या जानवर जब एक ही चीज को बार बार रिस्पॉन्स कर रहा हो या एक ही तरीके की बिहेवियर बार बार रिप्रोड्यूस करता हो तो धीरे 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 वैसा बिहेवियर करने में पहले की अपेक्षा कम समय लेने लगता है। इज इट राइट? यस सर। इसी चीज को हम लोग कहते हैं लर्निंग कर्व बेसिकली, है ना? ये देखिए लर्निंग कर्व। जब थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि भाई रिस्पॉन्स करने में शुरुआती मरहले में जो बिल्ली को टाइम लगा किसी चीज पे, एक बात कह रहे एग्जांपल के तौर पे, वो 150 मिनट लगा। फिर कुछ दिन के बाद ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि 130 मिनट लगा, फिर ऑब्जर्व किया गया कि 110 मिनट लगा, और फिर ऑब्जर्व किया गया कि 90 मिनट लगा। इस तरीके से हम धीरे धीरे देखते हैं तो हर बार पहले की अपेक्षा कम टाइम लगता है। इज इट राइट जी? इज इट राइट? जी सर। इसी चीज को हम लोग लर्निंग कर्व कहते हैं बेसिकली। सो थॉर्नडाइक proposed a graph called learning curve showing the number of seconds the animal took to escape on each trial. लर्निंग कर्व ये शो करता है कि इंसान या जानवर हर एक कोशिश पे, हर एक अमल पे किस तरीके से पहले की अपेक्षा कम टाइम लगता है। इसको शो करने के लिए जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, जो अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व कहते हैं। लर्निंग कर्व कहते हैं जी। सर ग्राफ में जो दिखा रहा है कि हो सकता है कि 150 सेकेंड लगा हो या मिनट लगा हो पहले, फिर धीरे धीरे वो 10 पर आ गया, फिर 2 पर आ गया, फिर धीरे धीरे इधर 10, 14, 18, 22 चला जा रहा है। ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पॉन्सेज है, ये टाइम है। ये जो एक साइड आप देख रहे हैं ना, जो एक्स एक्सेस पे है, वो वाई एक्सेस पे है, वो बेसिकली आपका क्या है? टाइम है एक्चुअली में। और ये जो एक्स एक्सिस पर देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर एक्चुअली, है ना?
ये फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर को हम नहीं देख रहे हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ टाइम को देख रहे हैं कि कितना कम समय हर बार, पिछले बार की अपेक्षा बिल्ली हर बार रिस्पॉन्स करने में कितना कम टाइम लगाती है, हम इस चीज को देख रहे हैं। ओके यस सर जी। सो बेसिकली हम ये देख पा रहे हैं कि हर एक अमल पे जैसे ही बार बार हम एक ही चीज को करने लगते हैं तो धीरे धीरे उस एरिया में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, अनुभव हो जाते हैं, अनुभव आई मीन एक्सपीरियंसेस हो जाता है हमें। तो पहले की अपेक्षा धीरे धीरे कम टाइम लगने लगता है। जैसा कि हमने दिया कि बचपन में कोई पैराग्राफ हमें अगर लिखना होता था तो ऑफ कोर्स ज्यादा वक्त लगता था, फिर धीरे धीरे करके कम टाइम लगने लगे और एक्यूरेसी भी मिलने लगा एक्चुअली में। अब जाहिर सी बात है कि अगर 10 मिनट में कोई पैराग्राफ, आप पहले 10 मिनट में कोई एक पैराग्राफ लिखते हैं, जब आप धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होने लगता है तो आप 5 मिनट में एक पैराग्राफ लिखने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पहले 10 मिनट में हम एक पैराग्राफ लिख रहे थे तो अब 10 मिनट में हम 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं। Is it right? Is it right? यस सर यस सर। So basically वो फ्रीक्वेंसी को, ये जो एक्स एक्सिस पर दर्शा रहा है वो फ्रीक्वेंसी है जिससे हमें लेना देना नहीं है। हम सिर्फ टाइम को देखना चाह रहे हैं कि इंसान जब एक ही अमल बार बार करता है या जानवर भी एक ही अमल बार बार करता है तो उसमें हर बार कम टाइम लगता है। बेसिकली हर बार पिछले बार की अपेक्षा कम टाइम लगता है। 1970 में एक बुक लिखी गई, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक्चुअली जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट लिखा गया हेनरी फ्योल के जरिए से 1917 में। उसमें हेनरी फ्योल ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी से चेयर बनवाया जा रहा है, कुर्सी अगर बनवाई जा रही है, तो उसी कर्मचारी से अगर हमेशा कुर्सी बनाया जाए, उनको सिर्फ कुर्सी बनाने की जिम्मेदारी दी जाए, तो ऑफ कोर्स वो कम टाइम भी लेगा और फाइन प्रोडक्ट भी देगा। इज इट राइट और नॉट? Yes. बिल्कुल सर सर। एक्सपीरियंस मैटर करता है सर। हाँ, क्या मैटर करता है? स्किल बोल रहे हैं। स्किल कैसे डेवलप होगा? यस एक्सपीरियंस से डेवलप होगा, नहीं बार बार चूंकि कर रहे हैं। हाँ, चूंकि बार बार हम कर रहे हैं इसलिए हम एक्सपर्ट हो गए। और अगर शुरुआती मरहलों में हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जैसे जैसे चूंकि डेली एक ही काम करना है, हर घंटे एक ही काम करना है, तो जाहिर है कि धीरे धीरे हमारे अंदर स्किल डेवलप हो जाएगा और पहले की अपेक्षा कम टाइम भी लगेगा, रिसोर्सेज भी कम बर्बाद होंगे और अच्छे प्रोडक्ट भी निकलेंगे एक ही आदमी से अगर कोई काम बार बार करवाया जाएगा तो। इज इट राइट और नॉट जी? इज इट राइट और नॉट? बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व जो ये शो करता है कि एक ही तरीके के रिस्पॉन्सेज या तो ऑर्गेनिज्म से हम जब कभी भी एक ही तरीके के रिस्पॉन्सेस कराते हैं तो पहले की अपेक्षा दूसरे बार में, दूसरे की अपेक्षा तीसरे बार में और तीसरे की अपेक्षा चौथे बार में ऑर्गेनिज्म पहले की अपेक्षा कम कम टाइम लेता है, कम समय लेता है। इज इट राइट जी? ओके, सो ये था लर्निंग कर्व। इसके अलावा जब हमने आपको थॉर्नडाइक की इंटेलिजेंस की उदाहरण जब हम लोग बात कर रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट, मैकेनिकल और सोशल इंटेलिजेंस की, उस दिन हमने आपको बताया था कि थॉर्नडाइक ने एक किताब लिखी जिसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। याद है एनिमल इंटेलिजेंस? जी यस सर। उसी दिन हमने एनिमल लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट रखा था, याद है आपको? जी सर। एनिमल लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट रखा था। अरे याद है कि नहीं, बता लो, सब भूल तो नहीं गए जी? Yes, sir. अरे भाई, जिस दिन एनिमल इंटेलिजेंस की चर्चा कर रहे थे उसी दिन एनिमल लर्निंग की भी बात हमने करी थी ना। वहीं पर चेताया भी था कि धरफर में गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि एक ही शब्द का अंतर है, एक तरफ लर्निंग है एक तरफ इंटेलिजेंस है, दोनों जगह एनिमल है। ये बात भी तो चेताया था ना आप लोग को जी? यस सर, ये बात याद है। Sir. सो बेसिकली उसी दिन हमने कहा था कि एक 1898 में उन्होंने किताब लिखी एनिमल लर्निंग और दूसरा 1930 में लिखा था
जो इंटेलिजेंस के हवाले से था, एनिमल इंटेलिजेंस बेसिकली। तो थॉर्नडाइक ने अपनी किताब जब एनिमल लर्निंग लिखी उन्होंने 1898 में, उसमें उन्होंने बेसिकली अधिगम के 3 प्राथमिक जो सिद्धांत है, नियम है, वो प्रस्तुत किया बेसिकली, जिसको आप लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं, एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस रेडीनेस कहते हैं, लॉ ऑफ एंड लॉ रेडीनेस, ऑफ लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं बेसिकली। ये तीनों क्या है, कैसे लॉ हैं? ये तीनों कैसे लॉ है? प्राइमरी लॉज हैं। हाँ, हैं? ये क्या है? प्राइमरी लॉज लॉ है सर। प्राइमरी लॉज हैं बेसिकली, नहीं, ये प्राइमरी लॉज हैं एक्चुअली में। क्या है? प्राइमरी लॉज है, प्राइमरी लॉज हैं, जो कि किस में लिखा गया है? किसमें लिखा गया है? एनिमल लर्निंग। कब लिखा गया? कब लिखा गया? 1898 में बेसिकली। उसमें उन्होंने अधिगम के 3 प्राइमरी लॉ अर्थात प्राथमिक नियम दिए, जिसमें से एक है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट एक्चुअली में, इफेक्ट। अब देखिए लॉ ऑफ रेडीनेस के अंदर क्या कहता है, हम सब जानते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं कि घोड़े को आप खींच करके तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते, पानी नहीं पिला जब सकते तक के जब तक के घोड़ा खुद ही पीने के लिए, जब तक के घोड़ा खुद ही पीने के लिए तैयार ना हो, एग्री ना हो, रेडी ना हो, तत्पर ना हो बेसिकली। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेडीनेस। इंसान जब तक सीखने के लिए तैयार ना हो, तब तक इंसान कितना भी कोशिश कर ले उसको सिखा नहीं सकता है। सीखने की प्रक्रिया में आपके अंदर रेडीनेस, तत्परता का होना जरूरी है बेसिकली। जब तक तत्परता नहीं होगी, आमादगी नहीं होगी सीखने को लेकर के, तब तक हम आपके अंदर लर्निंग इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं बेसिकली। बिल्ली को जब पिंजरे में बंद किया गया था, बिल्ली में अगर तत्परता नहीं होती दूध पीने की, अगर बिल्ली में तत्परता नहीं होता मछली के टुकड़े को खाने की, अगर तत्परता नहीं होता, तो बिल्ली किसी भी जन्म में वो दूध प्राप्त नहीं कर पाती और ना ही वो मछली का टुकड़ा खा पाती है। आर यू एग्री विद मी और नॉट? जी सर आई एम एग्री, बट कंडीशनिंग भी यहाँ पे लागू हो जाएगा सर, कि उसको भूख लगेगी तो वो कुछ ना कुछ करेगा ही। यस, और भूख तो हमारी बायोलॉजिकल नीड है ना, हम में से हर इंसान को लगना है। अभी लगे कि 1 घंटा बाद लगे, 2 घंटा बाद लगे, हम में से चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, हर किसी को भूख लगना है। जी, इंसान भी तो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ही तत्पर होता ना सर। बिल्कुल, भूख हर किसी को लगना है, भूख हमारी बायोलॉजिकल नीड है जो हर किसी को लगना है। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, लेकिन लगना तो है आज न कल। जी, आर यू एग्रीड? जी, यस सर। Yes, sir. इसका मतलब ये है, और वो जो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल नीड एडेप्टेशन थ्योरी या बायोलॉजिकल नीड रिडक्शन थ्योरी, जो कि हम अलग से चर्चा करेंगे आपके साथ। बहरहाल हमारा यहाँ पे कंसर्न ये है लॉ ऑफ रेडीनेस के अंदर, कि जब तक इंसान या जानवर सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक उन्हें कोई भी चीज सिखाया नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है बेसिकली। उसके बाद है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के 2 पहलू हैं, 2 एस्पेक्ट हैं बेसिकली, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। जी, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। किसी चीज को अगर हम बार बार करते रहते हैं, बार बार कहते रहते हैं, तो वो चीजें याद रहती है। Is it right or not? जी, is it right or not? जी सर। Yes, sir.
और अगर किसी चीजों को हम नहीं करते हैं, किसी चीजों को अमल नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो चीजें क्या हो जाती है? भूलने लगते हैं सर। भूलने लगते हैं। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, उतना रिफाइनमेंट आएगा। जितनी कम प्रैक्टिस करेंगे उतना कम सीखेंगे, उतना कम स्किल आपके अंदर डेवलप होगा। ये एक्सपेरिमेंट ऐसे किया गया कि थॉरनडाइक ने बहुत दिनों तक बिल्ली पर जब एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद फिर बिल्ली को बाहर निकाल दिया थॉरनडाइक ने, क्योंकि वो घर की बिल्ली थी। फिर काफी लंबे अरसे बाद जो है फिर से बिल्ली को जब पिंजरे में बंद किया गया तो थॉरनडाइक ने यह महसूस किया कि बिल्ली अभी पिंजरे को खोलने में उतना ही शिद्दत से खोल रही है, उतना ही वो परेशान हो रही है जितना वो शुरुआत में हुआ करती थी। इसका मतलब ये है कि बिल्ली ने प्रैक्टिस ना करने की वजह से जो लर्निंग किया था वो चीजें अनलर्न हो गई, अर्थात वो चीजें भूल गई। इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है, उसके दो पहलू हैं, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, जो कि कहता है कि हम जिन चीजों को जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही याद रहता है, उतना ही स्किल इन्हांसमेंट होता है बेसिकली, और जितना कम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही कम नॉलेज होता है, उतना ही कम लर्निंग होती है और उतना ही कम स्किल डेवलप होता है। आर यू एग्री विद मी और नॉट? यस सर। आप लोग कहते भी हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। व्हाई यू आर सेइंग दिस टाइप ऑफ नोशंस? व्हाई आर यू यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ नोशन? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप यही तो बात कहना चाह रहे हैं ना, लॉ ऑफ यूज की तो बात करना चाह रहे हैं ना, कि जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज्यादा काबिल होगा। यही बात तो बताना चाह रहे हैं जी। सो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में दो पहलू हैं, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज बेसिकली। तो जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज्यादा सीखेगा, जो जितना कम प्रैक्टिस करेगा वो उतना कम सीखेगा। ये है लॉ ऑफ एक्सरसाइज बेसिकली। तो ये दो लॉ हो गए। उसके बाद तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट है ना, प्रभाव का नियम बेसिकली। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब यह है इफेक्ट ऑफ लर्निंग। जब कोई चीज करने से, कोई काम करने से सेटिस्फेक्शन महसूस होता है, प्लीजर महसूस होता है, खुशी और आनंद की अनुभूति होती है, बेहद मसरत और शादमानी का एहसास होता है, तो ऐसे काम को हम बार बार करना चाहते हैं। इज इट राइट? इज इट राइट? और जिन चीजों को करने से दुख या पीड़ा की अनुभूति होती है, ऐसी चीजों को करने से हम बचते हैं बेसिकली। ऐसी चीजों को करने से हम बचते हैं। ये करने और ना करने का जो मैटर है वो इफेक्ट पे डिपेंड कर रहा है कि आपको करने से अगर कोई चीज आपको सेटिस्फेक्शन महसूस करा रहा है, अगर आपको खुशी और साधमानी का एहसास करा रहा है, अगर आपको करने से आनंद की अनुभूति हो रही है, ऐसे काम को आप लगातार करना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं। लेकिन जिनको करने से दुख या पीड़ा की अनुभूति होती है, पीड़ा की अनुभूति होती है, ऐसे चीजों को हम करने से क्या हो जाते हैं? ऐसे चीजों को करने से बचते हैं या बाज आते हैं। और इसी को हम लोग तत्परता का नियम कहते हैं बेसिकली। नहीं, तत्परता का नियम कहते हैं बेसिकली। इसी प्रिंसिपल पर आधारित है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट पे बहुत सारी थ्योरी आधारित है। यानी कि बाद के जो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं बेसिकली, बिहेवियरिस्ट लोग जो हैं, जैसे थॉरनडाइक हैं, थॉरनडाइक तो इटसेल्फ लॉ ऑफ इफेक्ट की बात कर रहे हैं, स्किनर हैं, क्लार्क हल है, इन सब ने अपनी थ्योरी में जो थ्योरी का जो आधार बनाया, अपनी थ्योरी का जो बेस बनाया, वो लॉ ऑफ इफेक्ट को बनाया बेसिकली। तो लॉ ऑफ इफेक्ट बहुत सारी थ्योरी को एक्चुअली बेस प्रोवाइड करता है। बहरहाल अगर ये तीन नियम आपके क्लियर हैं तो अब इसी तीसरे नियम के पर
कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना चाहूंगा। यहाँ तक मामला क्लियर है जी? यहाँ तक मामला क्लियर है? अब जब ये लॉ ऑफ इफेक्ट की प्रिंसिपल दी गई तो बाद के जो रिसर्चर थे, बाद के रिसर्चर ने इस पे क्रिटिसाइज और आलोचना किया। आप मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा जरूरी है कि जो काम को करने से खुशी और आनंद की अनुभूति होती है, हम उन्हीं चीजों को दोबारा दोहराना चाहते हैं? क्या कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिन चीजों को करने से दुख या अनुभूति या पीड़ा की अनुभूति हुई है, ऐसी चीजों को हम कभी भी दोहराना नहीं चाहते हैं? ऐसा होता है क्या, या ऐसा है चाहते हैं सर। जी? सर एग्जाम में हम लोग पास नहीं कर पाते हैं तो दुख होता है, हाँ। लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं ना सर। यस, इट्स अ गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड। और कुछ एग्जाम्पल बताओ, और कुछ एग्जाम्पल बताओ भाई। रे भाई, ड्राइविंग सीखने के दौरान हाँ जी, बार बार हमें ठोकर लगता है, लेकिन फिर भी जो हम सीखना चाहते हैं। फिर भी सीखना चाहते हैं। फादर, मदर, दादा, दादी इंतकाल कर जाते हैं, या हम में से कोई भी इंतकाल कर जाता है, तो क्या हम उन चीजों को कभी उनको कभी याद करना मुनासिब नहीं समझते? हम कभी याद नहीं करते हैं जी? हमारे अंदर की इमोशंस मर जाती है क्या? जानवर तो नहीं ना, हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो चीजें खुशी और प्लीजर की अनुभूति कराती है सिर्फ हम उन्हीं चीजों को याद करते हैं, बल्कि कई बार जो दुख और पीड़ा की अनुभूति कराती है ऐसी चीजों को भी याद करना पड़ता है, चाहते हुए और न चाहते हुए, लेकिन याद करनी पड़ती है। और यही आलोचना थॉर्नडाइक को मजबूर किया कि उस लॉ ऑफ इफेक्ट का नाम चेंज करके बेसिकली 1930 में उसका नाम ट्रांकेशन लॉ ऑफ इफेक्ट रखना पड़ा। क्या नाम रखना पड़ा जी? क्या नाम रखना पड़ा भाई? ट्रंकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट। ट्रांकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट या ट्रांकेशनल लॉ ऑफ इफेक्ट। इसके तहत क्या कहते हैं? Truncational law of effect. After 1930, law of effect was called truncated law of effect. On the basis of finding of a various experiment, Thorndike conclude that rewarding a connection. ये देखो जी बाबू साहब, अरे देखो घचानर लोग, देखो यहाँ क्या कह रहा है। कहता है conclude that rewarding a connection always strengthening it substantially, punishing it weakened it little or not at all। मतलब 1930 में जब ये हुआ तो ये पाया गया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पाया गया कि अगर हम रिवार्ड देते हैं, यानी कि करने से खुशी और सादमानी का एहसास होता है, तो वो हमें बिहेवियर को आमतौर पे स्ट्रेंथ करता है। लेकिन जब पनिश दिया जाता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी बिहेवियर उससे हमेशा के लिए खत्म हो जाती है या एक्सटेंड हो जाती है। मे बी इट लिटिल और नॉट एट ऑल, एक्चुअली या तो थोड़ी कमजोर हो जाती है या तो कमजोर नहीं होती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो चीजें हमें पीड़ा की अनुभूति कराई ऐसी चीजों को हम याद नहीं करता है। नहीं करेंगे। नहीं करते, ऐसा नहीं कह सकते। आप याद करते हैं, कम करते हैं या उतना ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम नहीं करते हैं बेसिकली। इसी वजह से लॉ ऑफ इफेक्ट को 1930 में चेंज करके ट्रांकेशनल लॉ ऑफ इफेक्ट बनाया गया, जिसमें काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद थॉर्नडाइक इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अगर किसी को रिवार्ड दिया जाता है, किसी को रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, तो वो उसकी बिहेवियर को स्ट्रेंथ करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर पनिशमेंट दिया जाए तो वो उसकी बिहेवियर को हमेशा
कम करे या भुला दे, हमेशा के लिए खत्म कर दे, ऐसा जरूरी जी, ऐसा जरूरी नहीं है बेसिकली, नहीं है। इसीलिए हमें लॉ ऑफ इफेक्ट ना करके क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? लॉ ऑफ ट्रांकेशनल, ट्रंकेशनल Truncations of the law of effect या truncational law of effect। ट्रांकेशनल लॉ ऑफ इफेक्ट कहा जाए। हालांकि अक्सर किताबों में आपको इसका चर्चा नहीं मिलेगा। एक बार इस यहाँ से सवाल जो है पूछा गया था बेसिकली, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं किस ईयर में, लेकिन एक बार यहाँ से सवाल पूछा गया था। बहरहाल मामला यहाँ तक क्लियर है जी, यहाँ तक मामला क्लियर है भाई? यस सर, यस। किन्हीं का कोई सवाल, किन्हीं का कोई प्रश्न तो बताइए जी, जी क्लियर है सर। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई जी। यस सर। यस सर। नो सर, जी सर। क्या करें भाई? अच्छा जी सर, बाकी लोग बताओ भाई जी। जी सर, बढ़ा जाए आगे। यस सर। हाँ भाई, अरे बाकी लोग सो रहे हो जी, क्लास में हो जी? तो बोल बोले का पैसा लग रहा है बेवकूफ सर। सो बेसिकली ट्रांकेशनल लॉ ऑफ इफेक्ट एक्चुअली, ट्रांकेशनल लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट का रिवाइज्ड वर्जन ट्रांकेशनल लॉ ऑफ इफेक्ट है, जो कि 1930 में दिया गया था बेसिकली। सो बात ये हुई कि 1898 में थॉर्नडाइक ने किताब लिखी जिसका नाम था एनिमल लर्निंग। एनिमल लर्निंग के अंतर्गत उन्होंने 3 प्राइमरी लॉज जी, 3 प्राइमरी लॉज दिए नहीं दिए हैं, जिनका चर्चा हुआ, जिसमें से लॉ ऑफ इफेक्ट का क्या हुआ है, जिसमें से लॉ ऑफ इफेक्ट का क्या हुआ है, लॉ ऑफ इफेक्ट का दूसरा नाम मॉडिफिकेशन, रिवीजन हुआ है। मॉडिफिकेशन करके दिए। हाँ, उसके अलावा उसी किताब में उन्होंने 5 सबऑर्डिनेट लॉ पेश किए, अर्थात सहायक नियम या गौण नियम पेश किए हैं बेसिकली जी। 3 प्राइमरी लॉज और 5 सबऑर्डिनेट लॉ है ना, यानी सहायक नियम बेसिकली, जिसमें से पहला सहायक नियम है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स बेसिकली। रिस्पॉन्स कोई बताएगा लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स में क्या होता है जी? लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स में क्या करते हैं? लर्निंग के दौरान जो है लर्नर जो है एक सिचुएशन को देके कई रिस्पॉन्स करता है। आई थिंक हिट एंड टैग करता है, उसी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसमें वेरिएशंस होता है। ठीक है, और लोग बताओ। अरे भाई, किसी मसले मसाइल में हम पढ़ते हैं तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि आप किसी एक बार में रिस्पॉन्स करते हैं और कामयाब हो जाते हैं जी। एक से अधिक बार कोशिश करना, मल्टीपल कई बार रिस्पॉन्स किया जाता है सर, और आखिर में उसका जो जहां पहुंचना रहता है वहां तक पहुंचा जाता है। जाहिर है कि जब किसी मसले मसाइल में हम पढ़ते हैं, किसी समस्या में पढ़ते हैं, तो हम एक रिस्पॉन्स करने से कामयाब नहीं हो जाते, हम कई रिस्पॉन्स करते हैं और तब तक रिस्पॉन्स करते हैं जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते हैं बेसिकली। आप तो छोड़िए, आप तो अपने आप को बहुत अंतर्दृष्टि वाले कहते हैं कि ऊपर वाले ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, बहुत आपको दिमाग दिया है। अरे जानवर भी मल्टीपल रिस्पॉन्स करता है भाई। आप देखिए ना, बिल्ली को जब पिंजरे में बंद कर दिया गया था, बिल्ली ने कई बार कोशिश करके पिंजरा को खोला है। बिल्ली ने ऐसा थोड़ी है कि पहली बार पंजा मारा और पिंजरा खुल गया और जाकर के दूध पी ली। उसने पहले पिंजरे के अंदर बहुत छटपटाई, इधर उधर उसने पांव मारा, फिर किसी बार धोखा से लीवर पे पांव पड़ गया और वो खुल गया एक्चुअली में पिंजरा, समस्या का हल हो गया। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स के तहत एक्चुअली में थॉर्नडाइक कहते हैं कि इंसान जब तक कामयाब नहीं हो जाता, किसी भी मसले मसाइल में इंसान जब तक कामयाब नहीं होता,
उस मसले को हल करने के लिए एक से अधिक व्यवहार प्रस्तुत करता है, एक से अधिक रिस्पॉन्स करता है। इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट और नॉट? जी सर। सो इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स एक्चुअली में। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा और कॉमन सेंस लगाइए। मान लीजिए कि पहली बार हमने जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया था और कामयाब नहीं हुए हम, तो क्या दूसरी बार भी हम उसी तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे? नहीं, थोड़ा सा उसको नहीं मॉडिफाई सर, करेंगे। वो चेंज होगा। करेंगे सर। बताइए कितनी जाहिलियत वाली बात है कि भाई हम एक बार ऑलरेडी हम एक तरीके से रिस्पॉन्स कर चुके हैं। जब हम कामयाब नहीं हुए तो बार बार उसी चीज को हम क्यों दोहरा रहे हैं भाई? दूसरे तरीका को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि स्टेट चीज में वेरिएशन ला करके इंसान अपने मसले को हल करने के लिए एक से अधिक रिस्पॉन्स करता है, एक से अधिक व्यवहार प्रस्तुत करता है, और तब तक ये व्यवहार प्रस्तुत करता है जब तक कि वो उसमें कामयाब नहीं हो जाता। और हर बार रिस्पॉन्स करने में, व्यवहार प्रस्तुत करने में हर बार चेंजेस आते हैं, हर बार परिवर्तन लाते हैं, हर बार मॉडिफिकेशन लाते हैं। आर यू एग्री विद मी और नॉट? जी यस, एग्री, है ना? सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी बहु अनुक्रिया का नियम। इज इट ओके? एंड दिस इज वन ऑफ द सबऑर्डिनेट लॉ। जी, वन ऑफ द सबऑर्डिनेट लॉ। इज इट ओके? यस सर। आगे बढ़े? जी सर। आगे बढ़े, चलिए। हाँ सर। नेक्स्ट आइए, वो है क्या आपका द लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। बेसिकली एक बार मैं अपने उस्ताद प्रोफेसर शुएब अब्दुल्ला साहब को सुन रहा था किसी वर्कशॉप में। तो प्रोफेसर शुएब अब्दुल्ला साहब किसी वर्कशॉप में असिस्टेंट प्रोफेसर को का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, उनको ओरिएंट कर रहे थे। और ओरिएंट करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, आप सब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आप यहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए आए हैं। आपका एटीट्यूड ये तय करेगा कि आप सीखेंगे या नहीं। अगर आप ये पहले से सोच के आए हैं कि भाई हम ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जी हम पहले से ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और ये चीज सोच के आए हैं कि आपको कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है और कोई आपको क्या ही सिखा सकता है, देन हम अपना कलेजा भी आपको निकाल करके आपकी हथेली पे रख दें, फिर भी आप उसका एक लफ्ज नहीं सीख पाएंगे। प्रोफेसर शुएब अब्दुल्ला साहब के इस स्टेटमेंट से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? 100% सर। 100%। एक बार और रिपीट कीजिएगा तो नाम उनका। प्रोफेसर? हाँ, प्रोफेसर शुएब अब्दुल्ला साहब। शुएब अब्दुल्ला? हाँ, शुएब अब्दुल्ला साहब। ही वाज द फॉर्मर हेड एंड डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया मिल्ला इस्लामिया। सो एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड के अंदर इंसान का जो व्यवहार है ना, वो उसकी एटीट्यूड से गाइड होता है, उसकी मनोवृत्ति से, उसके रवैये से जाहिर होता है, उसके रवैये से चलता है। हमारी जो डिसीजन है वो हमारे रवैये से तय होता है। हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो रद्द अमल है, हमारा जो तर्ज अमल है, हमारी जो बातचीत है, हमारी जो लर्निंग स्टाइल है, हमारा जो इंगेजमेंट है, वो हमारे एक्चुअली में रवैये से जाहिर होता है, हमारी मनोवृत्ति या हमारी एटीट्यूड से जाहिर होता है। तो जब तक सीखने की प्रोसेस में इंसान का एटीट्यूड न्यूट्रल ना होगा, इंसान का एटीट्यूड न्यूट्रल ना होगा, तब तक इंसान किसी भी सिचुएशन से पार नहीं आ सकता है, और तब तक उस सिचुएशन को पार नहीं कर सकता, या कोई भी चीज इंसान नहीं सीख सकता है, चाहे टीचर्स कितना भी काबिल क्यों ना हो। लेकिन जब तक के लर्नर्स का एटीट्यूड ना होगा सीखने को लेकर के, लर्नर सीखना नहीं चाहेगा, उनकी एटीट्यूड सही नहीं होगी, तब तक लर्नर कोई भी चीज नहीं सीख सकता है। नहीं सीख पाएगा। नहीं सीख सकता है, बिल्कुल।
आप देखिए जब वो बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया, अगर बिल्ली का एटीट्यूड ये होता कि चाहे जो कुछ हो जाए हमको पिंजरे के अंदर खाना ला के दिया जाएगा तभी हम खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, मर जाएंगे हम, उसका एक्सपेरिमेंट नहीं होगा थॉर्नडाइक का, लेकिन हम कोशिश नहीं करेंगे, हम सीखेंगे नहीं। तो बताइए थॉर्नडाइक सिखा पाते बिल्ली को पिंजरा खोलना? नहीं। सो बेसिकली लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड के तहत थॉर्नडाइक कहते हैं कि लर्निंग की प्रोसेस में जो ऑडियंस है, जो लर्नर्स हैं, उनका एटीट्यूड तय करेगा कि वो क्या सीखेगा। अगर उनका एटीट्यूड है सीखने का, वो सीखना चाहता है, तभी वो कोई चीज सीख पाएगा, अदरवाइज वो नहीं सीख पाएगा, चाहे आप उसमें कितना भी कोशिश कर लीजिए। बेसिकली इज इट ओके जी? इज इट ओके? यस सर। अरे भाई इज इट ओके और नॉट? यस सर। बातें समझ में आई जी? अरे बातें समझ में आई? यस सर। बिल्ली का था जो एटीट्यूड था, हम ऐसे तो नहीं हाँ। करते, वहाँ सर्वाइवल कंडीशन आ जाता है। जब इंसान भूख और प्यास से तड़पेगा या कोई भी एनिमल कुछ ना कुछ एक्शन करेगा, लेकिन हाँ। ऐसे जनरली लर्निंग की बात करें तो वो एटीट्यूड उस लेवल का मतलब नहीं हो पाता है जिस तरीके से है। मतलब कौन सा लेवल? जनरली कोई हम सब यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं नेट या नेट JRF का, तो यहाँ पर सर्वाइवल किसी का है नहीं कि नहीं होगा तो होगा नहीं होगा, लेकिन तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बिल्ली वहां पर तो उसको खाना चाहिए, नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा, ऐसा वाला सिचुएशन। यही चीज आपको समझना पड़ेगा कि चाहे इस दुनिया में जो कुछ भी है सब बायोलॉजिकल नीड से उभरा है। कोई भी ऐसा चीज मुझे इस दुनिया में एग्जाम्पल दे दीजिए जो बायोलॉजिकल नीड से नहीं उभरा। आप आज आप ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसको पढ़ने के बाद कल का आपका फ्यूचर बनेगा, और जाहिर है कि उसके जरिए आपकी बायोलॉजिकल नीड का सेटिस्फेक्शन होगा। राजमिस्त्री ईंटा बनाने का, पत्थर बनाने का, घर बनाने का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे उसकी बायोलॉजिकल नीड की सेटिस्फेक्शन हो रही है। हम पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि इसको पढ़ाने से हमारी बायोलॉजिकल नीड की सेटिस्फेक्शन होगी। ठेला चलाने वाला ठेला इसलिए चला रहा है क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल नीड की सेटिस्फेक्शन। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस दुनिया में जो कुछ भी एक्शन है वो कहीं ना कहीं हमारी बायोलॉजिकल नीड से ही जुड़ा हुआ है, चाहे वो लर्निंग हो चाहे जनरल बात। आर यू एग्री विद मी और नॉट? जी सर। अगर नहीं एग्री करेंगे मैं 1000 एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर दूंगा, लेकिन आज न कल 2 साल बाद 5 साल बाद आपको एग्री करना पड़ेगा हमारी बात से। इस दुनिया में जितना कुछ हो रहा है सबका ओरिजिन बायोलॉजिकल नीड्स है, और बायोलॉजिकल नीड की सेटिस्फेक्शन के लिए ही अलग अलग तरीका हम लोग अपनाते हैं। किसी का डायरेक्ट तरीका है, किसी का इनडायरेक्ट तरीका है, लेकिन सबका पर्पस अपनी बायोलॉजिकल नीड को पूरा करना है, फुलफिल करना है, सेटिस्फाई करना है। इसके अलावा दूसरा कोई मकसद नहीं है, एकमात्र वाहिद मकसद है। बाकी उसके अलावा सबऑर्डिनेट पर्पस कुछ भी हो सकते हैं, सब गोल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर पर्पस जो है वो यही है। और टीचिंग प्रोफेशन को आप देख लीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि नोबेल प्रोफेशन है इसलिए आ गए हैं, बहुत इज्जत वाला पेशा है इसलिए आ गए हैं। कई लोग कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बना के भेजा गया था दुनिया के लिए, इसलिए हम मुअल्लिम बने चले हैं। तो भूखे रह के पढ़ाओ ना 1 महीना, देखते हैं कितना। सर बहुत तो अभी एक इसका परिभाषा भी बदल गया है, और कुछ लोग बच्चे ऐसे भी कहते हैं सर कुछ नहीं हुआ तो क्या करें, पापा बोले हैं कि नहीं जाओ बीएड कर लो। नहीं, ऑफ कोर्स करंट सिनेरियो में ये चीज भी हो रहा है सर, और वो अपना 100% उसमें सीखने की तत्परता नहीं है, एटीट्यूड नहीं है उसमें। नहीं वो हुआ नहीं हुआ आ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो आ रहे हैं पढ़ने के लिए, ऐसे ही नौटंकी करने के लिए आ रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे हो गया बात खत्म। अब जब कल होकर के फिर समय आएगा जब अपने पे बात आती है
जब अपनी वजूद का पता चलता है, जब तक वक्त निकल रहा होता है, तब फ्रस्ट्रेशन में जीना शुरू करते हैं कि अब क्या करें क्या ना करें। लेकिन आप देख लीजिए कि हर चीज का कॉन्टेक्स्ट हमारी बायोलॉजिकल नीड से ही शुरू होती है और उसी पे खत्म होती है। बाकी तमाम चीजें कहने के लिए, बाकी तमाम चीजें सिर्फ कहने के लिए। मैं आपके सामने पिछले 1 घंटे से लेक्चर दे रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है मैं बाय चॉइस फील्ड में हूँ? नो, नेवर। मुझे धकेला गया। ये अलग बात है कि बाद में मोहब्बत हो गई हमारी, ये अलग बात है, लेकिन शुरुआत में मेरी मोहब्बत नहीं थी, मुझे धकेला गया। क्योंकि लोगों का ये कहना था भाई कर लोगे तो ठीक रहेगा, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और फ्यूचर सिक्योर होगा काहे लागी भाई? जाहिर है बायोलॉजिकल नीड का सेटिस्फेक्शन होना है। ये अलग बात है कि बाद में वो पैशन बना, और पैशन तभी बना जब वो बायोलॉजिकल नीड का सेटिस्फेक्शन होने लगा। अगर बायोलॉजिकल नीड का सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो वो पैशन भी नहीं बनता। इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट और नॉट? जी सर। जी सर। सो बेसिकली एक्चुअली सब चीज का कहीं ना कहीं जड़ जो है ना वो बायोलॉजिकल नीड ही है एक्चुअली में। बहरहाल ये था हमारा, क्या था, कौन सा प्रिंसिपल था भाई जी? सेट और एटीट्यूड था। सेट और एटीट्यूड, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड था। बिल्कुल, सेट और एटीट्यूड था एक्चुअली। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स एक्चुअली में, है ना, प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स एक्चुअली। तो प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स के तहत क्या है भाई? अच्छा, अब ये देखिए कि थॉरनडाइक ने अपनी थ्योरी में एक्चुअली में क्या किया, बिल्ली को जब कटोरे में दूध रखा गया था पिंजरे के बाहर, तो उसी जगह और भी बहुत सारी चीजें आसपास रखी गई थी, लेकिन बिल्ली जब पिंजरे को खोली तो सीधा पहुंची कहाँ? सीधा कहाँ पहुंची? दूध के पास। दूध के पास पहुंची। बताओ आलू के पास क्यों नहीं पहुंची? आलू के पास क्यों नहीं पहुंची? आलू नहीं हो रहा था बायोलॉजिकल नीड पूरा, नीड नहीं थी उसकी। अच्छा, नीड नहीं सट थी, भी नहीं पूरा होता ना, वो जिस चीज के लिए है वो पर्पसफुल नहीं कर पा रहा था वो चीज। ठीक है, पर्पस डिसाइड करता है एक्शन। ठीक है। अभी आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोचिंग ज्वाइन किए हुए, सीटेट की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा जो एम है, हमारे सीटेट हो गया है, हम हासिल कर चुके हैं, तो हमारी जरूरत नहीं है सर। ठीक है, पीएचडी का कोर्स वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? जेआरएफ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना सर। पीएचडी और नेट में पहले मुख्य लग रहा है कि नेट होना चाहिए इसीलिए, या जेआरएफ होना चाहिए इसीलिए। मतलब ये समझ रहे हैं कि पीएचडी अभी इस वक्त जरूरी नहीं है आपके लिए, इस वक्त आपके लिए नेट जरूरी है, जेआरएफ जरूरी है, ये ऐसा समझ रहे हैं? क्या मैं सही समझ रहा हूँ जी? चलिए, अगर सही समझ रहा हूँ। सबका फेलोशिप पर नजर है, पीएचडी में बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट, फेलोशिप मिल जाए, पीएचडी में इनरोल कर जाए और पढ़ते रहे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स आप देख रहे हैं। आप जब एक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं चीजों पे आपकी नजर है, आपकी तवज्जो सिर्फ उन्हीं चीजों पे है जो आपके लिए जरूरी है। इन्वायरमेंट में बहुत सारी घटनाएं हो रही है, बहुत सारी इवेंट हो रही है, बहुत सारा बात हो रहा है, लेकिन आपकी तवज्जो सिर्फ किधर है? सिर्फ किधर है? नेट की अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत पे है, आपकी आवश्यकताओं पे है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए जरूरी है। सिर्फ इन्हीं चीजों पे आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यानी आप सिलेक्टिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इज इट राइट? इज इट राइट और नॉट? सो इसका मतलब यही है प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स एक्चुअली में। इसी को हम लोग प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। थॉरनडाइक कहते हैं कि इंसान अपनी लर्निंग की प्रोसेस में सिर्फ उन्हीं चीजों को तवज्जो देता है, उन्हीं चीजों को ध्यान देता है जो उसके लिए जरूरी होता है, जो उनकी प्लानिंग में है। जो उनके लिए जरूरी नहीं होता, ऐसी चीजों को हम ध्यान ऐसी चीजों को हम ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी चीजों को हम ध्यान नहीं देते हैं। नहीं देते हैं।
इसका मतलब है द पर्सन और लर्नर गेट्स ग्रेटर सक्सेस इफ ही और सी bases his her responses on these elements, and this depends on the insight and capability of the person. The person react selectively to important or essential features in the situation and neglect the other features or element which may be irrelevant or अरे बोलो irrelevant और नॉन एसेंशियल यानी इंसान सिर्फ जरूरी चीजों पे, आवश्यक चीजों पे अपना ध्यान आकर्षित करता है, ध्यान केंद्रित करता है। जो गैर जरूरी चीजें हैं, जो अनावश्यक चीजें हैं, हम उन चीजों पर ध्यान हम उन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। इसी को तो कहते हैं प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं बेसिकली। इसके बाद है प्रोपोटेंसी है या तो प्रीपोटेंसी है सर, क्योंकि वहां पे PRE का स्पेलिंग प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स है ना। ओके हाँ। तत्व की अहमियत, महत्वपूर्ण या सिग्निफिकेंस या सार्थकता के अनुरूप हम व्यवहार करते हैं। जो चीजें हमारे लिए सार्थक होती हैं, हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर व्यवहार प्रस्तुत करते हैं, ध्यान देते हैं, अदरवाइज बाकी चीजों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद है लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। जब किसी भी तरीके की सिचुएशंस में हम पढ़ते हैं, किसी भी तरीके की परिस्थिति में हम पढ़ते हैं, मसले मसाइल में पढ़ते हैं, तो हम अपनी अनुभवों का एक्सपीरियंस करते हुए उस समस्या को सॉल्व करते हैं, समस्या समाधान करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं बेसिकली। इसको कहते हैं रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। एक बार थॉरनडाइक ने अपनी एक्सपेरिमेंट में बिल्ली को, जो नीचे की तरफ लीवर लगाया गया था पिंजरे में, उसको चेंज किया और लेफ्ट साइड में लीवर लगा दिया थॉरनडाइक ने। बिल्ली ने थोड़ा सा टाइम तो लिया, लेकिन अपनी प्रीवियस अनुभव जो थे, एक्सपीरियंस जो थे, उसके आधार पर उन्होंने लेफ्ट साइड में जो लीवर मौजूद था उसको पांव चला करके वो उस लीवर को खोल लेती है और अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लेती है। ये इस बात को साबित कर रहा है कि इंसान जब कभी भी किसी मसले मसाइल में पड़ता है, किसी समस्या में पड़ता है, तो उस समस्या को हल करने के लिए अपनी प्रीवियस नॉलेज एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करता है बेसिकली। रुक जाइए थोड़ा सा।
हाँ भाई, तो ये था हमारा लॉ ऑफ लॉ क्या था? लॉ ऑफ एसोसिएटिव रिस्पॉन्स बाय, है ना, रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, जिसमें हम अपने प्रीवियस अनुभवों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग में जब हमें सिमिलर सिचुएशन मिलता है, मिलता जुलता सिचुएशन या मिलता जुलता हालात मिलता है, तो हम पहले जैसा रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं वैसा ही रिस्पॉन्स कर देते हैं, यानी रिस्पॉन्स को जनरलाइज कर देते हैं, रिस्पॉन्स को स्थानांतरित कर देते हैं, व्यवहार को स्थानांतरित कर देते हैं। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। जब हमें प्रीवियस सिचुएशन जैसा मिला होता है, जिसको हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, किए हुए होते हैं, और उससे मिलता जुलता जब कभी दूसरा सिचुएशन मिलता है, तो हम पहले सिचुएशंस में जैसा व्यवहार किए हुए रहते हैं, वह उसी चीज को हम दूसरे सिचुएशंस में क्या कर देते हैं? स्थानांतरण कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, इस्तेमाल कर देते हैं। बेसिकली इसको कहा जाता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इज इट ओके? यस सर। तो ये 5 सबऑर्डिनेट लॉ हो गए उसके थॉरनडाइक के। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि एक नजर देख लीजिएगा, हालांकि अब ऐसा कुछ रहा नहीं। लर्निंग में हमारी ड्राइव्स यानी हमारी डिजायर, हमारा गोल यानी कि हमारे उद्देश्य, और ब्लॉक जिसको आप परेशानी कहते हैं, चैलेंजेस कहते हैं, वो शामिल होता है। कभी कभी हम रेंडम मूवमेंट करते हैं, रेंडम एक्टिविटीज करते हैं, और रेंडम एक्टिविटीज में भी कामयाब हो जाते हैं, जिसको कहते हैं अंदाजी गोली मारना। कभी कभी हम अंदाजी गोली मारते हैं, ऑप्शन सही हो जाता है। कभी कभी अंदाजी एक्टिविटीज हम करते हैं, वो सही हो जाता है। तो इंसान कभी कभी रैंडम एक्टिविटीज करने से भी कामयाब हो जाता है। बेसिकली देखिए, चांसेस ऑफ सक्सेस जब कभी भी, हाँ, चांसेस ऑफ सक्सेस के अंदर ये बात कही गई है कि जब भी हम कोई अमल करेंगे, कोई एक्शन करेंगे, कोई काम करेंगे, देखिए याद रखिए कि आज ना कल आपको कामयाबी जरूर मिलनी है। चाहे समय जितना भी लग जाए, लेकिन कामयाबी आज ना कल जरूर मिलेगी। ये थॉरनडाइक का कहना है, जिसको हम लोग चांसेस ऑफ सक्सेस कहते हैं। बेसिकली देखिए, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट जरूरी है कि प्लानिंग तरीके से कामयाब होने के लिए जरूरी है कि हम चीजों को चुनाव करें और प्लानिंग के तहत मूवमेंट करें। तो ऐसे में कामयाब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बेसिकली, है ना। फिक्सेशन, कभी कभी हमारी बिहेवियर में कोई चीज ऐड हो जाती है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस को लेकर के, पर्टिकुलर एलिमेंट्स को लेकर के हमारा बिहेवियर रिजिड हो जाता है, जो कि नेचुरल बात है, जो कि आम बात है। ये सब लोगों में ऐसा होता है। बेसिकली हमें उन फिक्सेशन को मूव करना है, उन फिक्सेशन को ब्रेक करना है, और लर्निंग की प्रोसेस में आगे बढ़ना है, तभी हम कामयाब हो पाएंगे अकॉर्डिंग टू थॉरनडाइक। तो ये चंद एलिमेंट थे, उसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपके साथ डिस्कस किया गया।